हैं ना कि भाई मेरे को पैसा उधार दे दो, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना, अरे भाई मैं तेरे को पैसे तो उधार दे दूंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तू मुझे मेरे पैसे वैसे वापस दे देगा, ठीक है। तो कहते हैं ना गारंटर देता दिलवाते हैं कि ठीक है ये नहीं देगा तो ये दे देगा, ऐसे करके। तो वो तो चीज़ होती है हमारे सिविल लॉ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, तो अपराध करता है तो उसके लिए क्या होता है, एक सिक्योरिटी दिलवाई जाती है, प्रतिभूति दिलवाई जाती है, बंधपत्र वगैरह भरवाया जाता है। किस लिए, कि भाई वो व्यक्ति होगा उसको बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा, वो उतने समय तक अपराध नहीं करेगा। इस तरीके के जो प्रोविजंस आते हैं वो आते हैं हमारे चैप्टर 9 के अंतर्गत। तो क्या बोलता है इसके अंतर्गत, भाई परिशांति कायम रखने के लिए, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, और साथ में सदाचार के लिए प्रतिभूति, ठीक है। इसमें किया जा रहा है, सिक्योरिटी दी जा रही है परिशांति के लिए और सदाचार के लिए, ठीक है, पीस के लिए और गुड बिहेवियर के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जब भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो एक इसका परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं। परफॉर्मा तैयार करने का उद्देश्य ये रहता है कि हमको पता चल जाता है कि इस एक्ट में, इस चैप्टर में हमको क्या बताया गया है, कि कौन कौन से प्रोविजन है जो हमको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो चैप्टर 9 है, 125 से 143 तक है। चैप्टर 9 125 से लेके 143 की बात कर रहा है। 125 क्या बोल रहा है, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, यानी कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि, परिशांति यानी पीस, प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी, ठीक है। अब सेकंड जो सेक्शन आता है इसका, सेक्शन 126, वो बोल रहा है कि कोई अदर सिचुएशंस जो होगी, अन्य दशाएं जो होगी, उसमें परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। फिर 127 आता है, वो बोल रहा है कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों के लिए सदाचार की प्रतिभूति। देखिए जब हम सीआरपीसी देखते थे ना, सीआरपीसी, तो वहां पे 108 सेक्शन आता था। वो क्या बोलता था, वो हमको बोलता था राजद्रोहात्मक बातें फैलाने के लिए, ठीक है। वहां पे स्पेसिफिकली राजद्रोहात्मक वर्ड लिख रखा था, लेकिन वहां से ये वर्ड को हटा दिया गया है और कहा गया है कि कतिपय मामलों को, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं उनको फैलाने के लिए व्यक्तियों को दी जाएगी सदाचार के लिए प्रतिभूति, यानी कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर पर्सन डिसमेंटिंग सर्टेन मैटर्स, ठीक है। अब इसके बाद जब आ जाता है 128, तो ये बोलता है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर सस्पेक्टेड पर्सन। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, ये हो गया हमारा सस्पेक्टेड पर्सन, ये हो गए हमारे सर्टेन मैटर्स, ये हो गई हमारी अदर केसेस, और यहाँ पे हो गई कन्विक्शन पर यानी दोष सिद्धि पर। फिर आता है हमारा अभ्यासिक अपराधी, जिसको कि क्या बोलते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर, वो आता है हमारा 129 के अंतर्गत। फिर आता है सेक्शन 130, वो कह रहा है ऑर्डर का दिया जाना, मतलब ये सब बातें होंगी, उसके लिए जो ऑर्डर वगैरह दिया जाएगा वो आ जाएगा 130 के अंतर्गत। सेक्शन 131 कहता है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया, मतलब जो व्यक्ति प्रेजेंट हो गया है उसके बारे में क्या प्रोसेस होगा, जो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं हुआ उसके लिए प्रोसेस आ जाएगा 132 में। 133 कहता है कि सम्मन और वारंट के साथ एक आदेश की प्रति दी जाएगी। कौन सा ऑर्डर है जो यहाँ पे हमको दिया गया है 130 के अंतर्गत। 134 कह रहा है कि भाई पर्सनली व्यक्ति को हाजिरी से अभिमुक्ति भी दे सकते हैं कि वो कोर्ट में पेश नहीं हो, यानी वो वकील के माध्यम से पेश होगा तो वो भी चल जाएगा। फिर आता है 135, वो कहता है इत्तिला के बारे में सच्चाई जो होगी उसके बारे में जांच वांच कैसे की जाएगी, कहाँ पे दे रखा है 135 में। इसका मतलब हो गया इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। 136 कह रहा है प्रतिभूति देने का ऑर्डर, सिक्योरिटी वगैरह देने का जो ऑर्डर वगैरह होगा। फिर उस व्यक्ति का उन्मोचन यानी डिस्चार्ज की बात कर रहा है जिसके विरुद्ध उसने इत्तला दी गई है। 138 बोल रहा है जिस अवधि के लिए प्रतिभूति दी गई है उसकी प्रारंभ वारंभ कैसे होगा, उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी। 139 बोल रहा है बंद पत्र की जो बॉन्ड वगैरह होता है उसके अंतर वस्तु वगैरह क्या होगी। 140 कह रहा है कि प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की पावर वगैरह दे रखी है, और अगर व्यतिक्रम हो गया, उसको देने में देरी वेरी हो गई तो कारावास की सिचुएशन में दिया जाएगा। 142 कह रहा है प्रतिभूति देने में अगर असफलता हो गई तो क्या होगा, कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने वगैरह की शक्ति हो गई। और शेष जो बंद पत्र होते हैं
बंद पत्र की जो शेष अवधि होती है उसके लिए प्रतिभूति वगैरह की बात कर रहा है 143। तो हमको इतने सारे प्रोविजन पढ़ने हैं चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। चैप्टर वाइज जो हमारा चैप्टर 9 है उसको हम एक पार्ट में कवर नहीं कर सकते, तो इसके लिए आएंगे 2 पार्ट। तो सबसे पहले आज हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले वाला सेक्शन क्या बोल रहा है। सबसे पहले वाला सेक्शन है 125। 125 ऑफ है बीएनएसएस। तो क्या बोल रहा है कि ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का होता था 106। यहाँ पे क्या की जाती थी, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति वगैरह दी जाती थी। इसमें क्या होता था, जब किसी व्यक्ति को मतलब कोई पर्सन है उसको अपराध के लिए, कौन से अपराध जो उपधारा 2 में दिए गए हैं, अब ये अपराध उपधारा 2 में दिए गए तो क्या हमको पहले उपधारा 2 पढ़नी पड़ेगी। उपधारा 2 में हम अपराध देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को उन अपराधों के लिए जो उपधारा 2 में दिए गए हैं दुष्प्रेरण के लिए अगर दोषी ठहराया जाता है। दुष्प्रेरण हम कहाँ पढ़ते थे, जब आईपीसी आती थी तो हम वहां पढ़ते थे 107 में। अब आपका यहाँ पे एक होमवर्क है कि आप पढ़ के आएंगे, क्योंकि हमने बीएनएस कवर कर लिए, तो आप बीएनएस के सेक्शन को देख के आएंगे कि भाई दुष्प्रेरण यानी अबैटमेंट का कौन सा सेक्शन है, और आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये बीएनएस का सेक्शन देखेंगे और आप बताएंगे कि भाई दुष्प्रेरण का आंसर कौन सा होता है, ठीक है। दंडादेश देते समय मतलब जो कोई पनिशमेंट देते समय क्या किया, 3 वर्ष की प्रतिभूति दी जाएगी उसको परिशांति कायम रखने के लिए, चाहे से प्रतिभू के साथ या रहित, यानी सिक्योरिटी के साथ या रहित। बंद पत्र या जमानत निष्पादित करने का उसको आदेश दे सकता है। पहले क्या होता था, जब सीआरपीसी होती थी तो बंद पत्र की बात की जाती थी, बॉन्ड की बात की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे बेल की भी बात की जाने लगी है। तो यहाँ पे बॉन्ड देने के लिए या जमानत देने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर उसको दिया जा सकता है। अब ये बोल रहा है अपराध कौन से होंगे, तो जैसा कि इसने अभी हमको बताया था कि उपधारा 2 के अपराध, तो ये जो उपधारा है, रास्ता बनाया उपधारा के लिए, तो ये रहा उपधारा का रास्ता। तो ये उपधारा 2 में अपराध दिए गए। तो सबसे पहले बोल रहा है कि जो बीएनएस 2023 है उसका जो चैप्टर 11 है उसका सेक्शन 193, 196 और 197 इनसे भिन्न, मतलब ये नहीं होने चाहिए, इनके अलावा। फिर इसके अलावा हमला हो गया यानी असॉल्ट हो गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया, मिसचीफ वगैरह हो गया, इनसे रिलेटेड अपराध हो गए, या फिर कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध हो गया। क्या होता है आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और कोई अदर ऑफेंस जो होगा उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, दोष सिद्धि अपास की जाती है बंद पत्र पर या जमानत पत्र पर, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है वो। अब दोष सिद्धि कैसे अपास्त होती है, या तो अपील पर अपास्त होगी या किसी अन्य तरीके से अपास्त होगी। अगर दोष सिद्धि अपास्त हो जाती है तो जो बंद पत्र वगैरह जमानत पत्र वगैरह जमा कराया है तो वो भी हमारे लिए हो जाएगा शून्य। तो ये पॉइंट हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर कहता है पुनरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग न करने पर कौन ऑर्डर दे सकता है, अपीलीय न्यायालय या कोर्ट जो भी होगा वो ऑर्डर कर सकेगा, ठीक है। ये वाली बात हमको किसने बोली थी, ये बोली है हमको 125 ने। चलिए बढ़ते हैं 126 के अंतर्गत। तो 126 वही सेक्शन है जो 107 हुआ करता था सीआरपीसी का। ये हमारी हो गई बीएनएसएस और ये हो गई हमारी सीआरपीसी। ये बोल रहा है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस, कोई अन्य मामले हैं तो क्या होगा, इसमें ऑर्डर कौन दे सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे ऑर्डर दे सकता है। किस लिए दे सकता है, क्या हो सकते हैं इस ऑर्डर को देने के आधार, तो परिशांति भंग की रोकथाम के लिए, यानी कि परिशांति जो कि जिस कोई भी शांति वगैरह है, पीस वगैरह है, अगर वो भंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए ऑर्डर दिया जाता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। कितने प्रतिभूति दी जाएगी, 1 वर्ष की प्रतिभूति दी जाएगी। और किस प्रकार की होगी, चाहे से प्रतिभुओं के साथ होगी या रहित होगी, मतलब किसी भी तरह की हो सकती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होता है, अगर इसके सामने या फिर परिशांति जो भंग की जा रही है, ब्रीच की जा रहा है परिशांति का, उसके स्थान पर या इसकी अधिकारिता में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोक प्रशांति भंग करेगा यानी पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचाएगा, तो अगर इस तरीके का काम करेगा तो वो क्या करेगा, ऐसा आदेश जारी कर देगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट कि भाई तुझको जमा करानी पड़ेगी सिक्योरिटी। फिर इसके बाद बोल रहा है 127, तो 127 है बीएनएसएस का और सीआरपीसी का है 108। अब ये बोल रहा है कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत,
कतिपय मामलों का प्रसार, जबकि पहले क्या कहा जाता था, इसमें राजद्रोहात्मक बातों के लिए कहा जाता था। अब इस जगह पे यूज किया जाने लगा है कतिपय मामलों का प्रसार। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। किस तरीके की होगी? प्रतिभूओं के साथ भी हो सकती है, रहित हो सकती है। तो क्या होता है इसके अंतर्गत, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिले, इत्तला मिले कि उसकी अधिकारिता में या अधिकारिता से बाहर कोई व्यक्ति है जो क्या करेगा, निम्नलिखित बातें करेगा। कौन कौन सी बातें भाई? या तो मौखिक हो सकती है यानी ओरली कर लेगा, लिखित रूप से यानी रिटर्न में करेगा, या अन्य रूप से। अन्य रूप क्या हो सकते हैं? जैसे संकेतों से करेगा या किसी भी अन्य तरीके से करेगा, तो उसके द्वारा कोई बातें करता है या फिर उन बातों को फैलाता है, स्प्रेड करता है, उनको प्रयत्न करता है, उस चीज का अटेम्प्ट करता है, अबैटमेंट करता है, दुष्प्रेरण करता है। तो कौन सी बातें हो सकती है ऐसी? तो ऐसी बातें हो सकती है जिसको पब्लिश किया जा रहा है। किसके अंतर्गत पब्लिश किया जा रहा है? पब्लिश किया जा रहा है उसको बीएनएस के जो बीएनएस हमारा 2023 है उसके अंतर्गत। उसके अंतर्गत क्या करेगा? जो सेक्शन आते हैं 152, 196, 197, 299, इसके अधीन जो दंडनीय होंगे, ठीक है, उन चीजों को पब्लिश कर रहा है। कोई मजिस्ट्रेट जो अपने कार्यों को कर रहा है, मतलब अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहा है, ड्यूटीज को फॉलो कर रहा है, उसके लिए उनकी मानहानि करेगा यानी डिफॉर्मेशन करेगा, आपराधिक अभित्रास करेगा यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन करेगा, तो वो बीएनएस के 2023 जो होगा उसके अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत काम किया जाएगा। अब कहता है अश्लील वस्तु कौन सी होती है? तो मतलब अश्लील वस्तु जो होती है, ऑब्सीन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमको ना केवल बीएनएस में बताए गए बल्कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़ते हैं, वहां पे भी हमको इससे रिलेटेड बताया गया। तो आप वहां पे भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट को भी देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा वीडियो एक अवेलेबल है, ठीक है ना, अच्छे रिव्यूज हैं उसके, अगर आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं, अगर किसी को लगता है कि मुझे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़ना है तो उससे रिलेटेड अगर कोई काम करता है तो प्रेस या रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट होता है उसमें जो कोई भी चीजें पब्लिश वगैरह की जाती है उसके द्वारा कोई काम किया जाता है, तो क्या होता है इसमें जो प्रकाशित किसी बात के बारे में जो प्रोसीडिंग वगैरह होगी, स्टेट गवर्नमेंट या इसके प्राधिकार के द्वारा जो नियुक्त प्राधिकारी वगैरह होता है, ऑथराइज्ड ऑफिसर वगैरह होता है, उसके द्वारा उसको चलाया जाएगा। ठीक है, देखिए जो जो इसके एसेंशियल पॉइंट थे वो निकालने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगर ऐसे कैसे लेके आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा एक्ट छाप दिया, लेकिन जो हमारे लिए एसेंशियल पॉइंट्स थे वो यहाँ पे लेके आए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कीवर्ड निकाल के कोशिश करनी चाहिए कि भाई इनको कैसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि सीआरपीसी बहुत वाइड है ना, बहुत बड़ा है, ऐसा लगता है इतनी मोटी किताब है, इसके कंटेंट्स को कैसे पढ़ा जाएगा। तो जो हमको मैटर इंपॉर्टेंट होगा वो हम निकालेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन 128 आता है, ये बोलता है कि मैं वैसा का वैसा सेक्शन हूं जैसा कि है सीआरपीसी का 109। तो क्या बोलता है? संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। संदिग्ध व्यक्ति कौन से होते हैं? संदिग्ध व्यक्तियों को कहा जाता है सस्पेक्टेड पर्सन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होता है यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, ये क्या करता है, संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए जो होते हैं ना, नॉन वो कॉग्निजेंस जो ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, उनको रोकने के लिए 1 वर्ष के, इसका मतलब है जिनमें कॉग्निजेंस वगैरह लिया जा सकता है, संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए 1 वर्ष की प्रतिभूति प्रतिभू के सहित, यहाँ पे रहित नहीं आएगा, सहित, प्रतिभू के सहित ही दी जाएगी इसके अंतर्गत। तो प्रतिभू के साथ क्या करेगा, ऐसी को सिक्योरिटी वगैरह जमा कराने के लिए कहेगा। कितने वर्ष की होगी? 1 वर्ष की। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, इसमें यही है कि भाई आदेश कौन देगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आदेश का आधार क्या होगा? संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए। प्रतिभूति की अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष की। प्रतिभूति के प्रकार क्या होंगे? प्रतिभू के सहित होगी। ठीक है, इसमें रहित नहीं, केवल सहित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है सेक्शन 129। 129 किस बारे में बात करता है? अभ्यासिक अपराधियों के बारे में, यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात कर रहा है। तो सीआरपीसी का आ जाता है 110 और बीएनएसएस का आ जाता है 129। क्या बोल रहा है कि इसमें जो आदेश होगा वो कौन देगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देगा, और आदेश का आधार क्या होगा कि भाई वो व्यक्ति कौन है? अभ्यासिक अपराधी। तो अभ्यासिक अपराधी यानी जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, अभ्यासिक अपराधी होते हैं, उनको अपराध से रोकने के लिए क्या की जाती है? प्रतिभूति ली जाती है। यहाँ पे कितनी प्रतिभूति होती है? 3 वर्ष। आप देखेंगे जो सबसे स्टार्टिंग का सेक्शन था उसमें और इसमें 3 वर्ष दे रखी है, बाकी में 1 वर्ष दे रखी है प्रतिभूति। तो आपके लिए एक ये टिप हो सकती है कि आप याद रखेंगे कि भाई बीच में तो सब में 1 वर्ष आ रही है और फर्स्ट और लास्ट में 3 वर्ष आ रही है। ठीक है, प्रतिभूति किस तरीके की हो सकती है? प्रतिभू के साथ भी हो सकती है और रहित भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या होता है यहाँ पे, क्या होती है? प्रतिभूति दी जानी आवश्यक होती है, प्रतिभूति को दिया जाना यहाँ पे आवश्यक है।
पता है इसका क्या क्या कैसे कॉन्सेप्ट चलता है इसमें? इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल एक्ट दे रखे हैं आपको। ये देखने में बहुत बड़ा सेक्शन लग रहा होगा कि मैम ये सेक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हम कर लेंगे इसको आसान। क्या होगा इसके अंतर्गत कि कुछ स्पेशल एक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, यानी कि होता है अभ्यासिक अपराधी। वो क्या करता है, कुछ स्पेशल एक्ट जो होते हैं उसके अंतर्गत अपराध करता है, या फिर किसी संपत्ति से संबंधित यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अपराध करता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस। फिर इसके बाद बात कर रहा है कि या फिर ऐसे अपराध करता है जो शांति भंग करते हैं या फिर समाज के लिए खतरा है। तो इससे हमको क्या याद रह जाएगा कि हमको सबसे पहले स्पेशल एक्ट्स को याद रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के जो ऑफेंस है उनको देखना पड़ेगा, और समाज के लिए जो खतरा है। देखिए अगर आप लोगों के पास एक्ट है तो आप देखिए इसके सेक्शंस को, कि सबसे पहले बोल रहा है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, देखिए अभी हमने देखा यहाँ पे ऑर्डर कौन दे रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। आदेश का आधार क्या होता है, अभ्यासिक अपराधी, यानी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है, सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत, यानी जो उसका लोकल जुरिस्डिक्शन है उसमें कोई व्यक्ति क्या चीज़ है, अभ्यस्त है। अभ्यस्त मतलब या तो लुटेरा है, लुटेरा किससे संबंधित हो गया, प्रॉपर्टी से। गृह भेदक, चोर, कूट रचयिता, ये सब प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं ना हम लोग। चुराई हुई संपत्ति यानी स्टोलन प्रॉपर्टी की बात, वो भी हम किस में देखते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस हो गया। चोरों की संरक्षा करता है, या फिर क्या करता है, उनको संशय करता है, उनका हार्बर करता है, उसको छिपाने में मदद करता है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हो गई, है ना। या फिर किससे संबंधित होते हैं ऑफेंस, और संबंधित हो सकते हैं व्यपहरण या अपहरण से, यानी कि किडनैपिंग से रिलेटेड और एब्डक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए व्यपहरण अपहरण कर रहा है, डी पॉइंट पे आइए आप इसके, तो उसमें वो बता रखा है हमको कि या तो उससे रिलेटेड बात करता है, कॉइन वाले चैप्टर से रिलेटेड बात कर रहा है, या फिर किसी तरीके की परेशानी वगैरह भंग कर रहा है ना। दिख रहा है आपको, इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ द पीस, इससे रिलेटेड कर रहा है। और फिर कुछ एक्ट्स दे रखे हैं, देखिए आप कौन कौन से एक्ट हैं इसके अंतर्गत, जैसे औषधि प्रसाधन अधिनियम है। अभी औषधि प्रसाधन अधिनियम क्या होता है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट होता है 1940 का। फिर होता है फॉरेनर्स का एक्ट होता है 1946 का। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसक्लीनियस प्रोविजंस एक्ट है 1952 का। आवश्यक वस्तु अधिनियम है, द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है। फिर इसके बाद द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, ये वाला जो पॉइंट है ना अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसको। द कस्टम्स एक्ट है 1962 का। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है 2006 का। तो इन सब का क्या करता है, काम करता है। तो उसको दी जाएगी कि भाई तुझको जमा करानी पड़ेगी प्रतिभूओं के साथ या रहित, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। इसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया गया है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको इसको लाइक करना है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। तो देखिए अब आ जाता है सेक्शन 130। सेक्शन 130 कह रहा है कि ये वही सेक्शन है जो है सीआरपीसी का 111 और बीएनएसएस का है 130। इसमें क्या कह रहा है, जब कोई मजिस्ट्रेट 126, 127 और 129 के अधीन कार्य कर रहा है। क्या यहाँ पे 125 लिखा है, क्योंकि 125 क्या है, अपने आप में एक स्वतंत्र है, फ्री सेक्शन है, इसके लिए अपनी अलग कार्यवाहियाँ चलती हैं। तो उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको यहाँ से कर दिया गया है एब्सेंट। तो इनको चारों को शामिल किया है, 126, 127, 128 और 129। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जब कोई मजिस्ट्रेट इनके अंतर्गत कोई काम कर रहा है और अगर उसको लगे तो वो क्या करेगा, एक कारण बताओ आदेश देगा, ठीक है। उसको कहेगा कि भाई तुम कारण बताओ कि भाई तुमको इस तरीके का बंधपत्र क्यों नहीं जारी वगैरह किया जाए, ठीक है। तो देखिए आप क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, मतलब रीज़न बताए, तब वो मजिस्ट्रेट क्या देगा, उसको जो बॉन्ड वगैरह वो करेगा ना, निष्पादित करेगा, उसके अंतर्गत उसको बताएगा कि भाई इत्तला का सार दो, कोई रकम वगैरह है वो दो, कितनी अवधि के लिए जमा कराना है, प्रतिभूओं की कितनी संख्या है, इन सबको कहेगा कि ये सब चीज़ें पेश करो और लिखित आदेश जारी करेगा। तो जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई इसमें परिशांति भंग वाले चैप्टर में ऑर्डर कहाँ जारी किया जाता है, तो 130 के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया जाता है। देखिए आज हमने इनकी बात करी है, पूरा एक तरीके से इंडेक्स मेंटेन कर लिया। उसके बाद हमने 130 तक पढ़ा है, 5 ही सेक्शन पढ़े हैं, लेकिन ये 5 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
125 से लेके 130 तक। आगे की प्रोसीडिंग्स को समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे की जो 131 से लेके 143 तक का जो प्रोविजंस है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप पार्ट 1 से पार्ट 2 तक जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पार्ट 1 को आसानी से देखते हैं और पार्ट 2 तक पहुँचते नहीं। अगर पार्ट 2 तक पहुँचोगे ही नहीं तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं तो एक साथ सारे वीडियो ला के दे दूंगी कि पूरे 1 घंटे में आपको वो चीज़ करवा के दे दी, कि पूरा चैप्टर 1 घंटे में करवा दिया। मैं कंप्लीट ही आपके लिए इसलिए करती हूँ आधे आधे घंटे के चैप्टर के, जिससे कि आपको लगे कि भाई वो चीज़ मेरे समझ में आ रही है। ठीक है, पहले आप लोग पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद आप पार्ट 2 पे जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपको इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है। जुडिशरी की वैकेंसी आ जाएगी, हमको लगेगा कि हमारे पास मैटर है और हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। इसी तरीके से हम आगे के वीडियोस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।